नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेन सारथी प्रोग्राम जो है वो हमने चलाया था, जिसके अंदर हम पूरे मेन सिलेबस को कवर करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के अंदर। आधुनिक भारत से हमने शुरुआत की थी। आधुनिक भारत को हमने पीवाईक्यू की थीम के आधार पर 11 टॉपिकों में जो है वो डिवाइड किया था। पहला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जो कि ब्रिटिश प्रशासन और नीतियां हैं। तो आइए बेसिक सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या आज हम करने वाले हैं और फिर डिटेल से उस पर बात करते हैं, अच्छे से उसको कवर करते हैं कि आज हम किस टॉपिक को इसके अंदर कवर करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला टॉपिक ब्रिटिश प्रशासन और नीतियां हैं और ऐसे ही हम केवल 11 टॉपिकों को कवर करेंगे जो कि पीवाईक्यू की थीम के आधार पर हमने डिसाइड किए थे। ठीक है, और टॉपिकों को हम कवर कैसे करने वाले हैं, कुछ ऐसे हम प्रत्येक टॉपिक को जो है वो अलग अलग हिस्से में बांटेंगे कि जहां जहां पर क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, संभावना है और पहले क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो उसका पूरे हिस्से को कैसे कवर करना है, मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई थी, वो जाके आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोग्राम कैसे जो है वो चलने वाला है। इसके अंदर हम प्रशासनिक सुधार जो है वो कवर कर चुके हैं, भूमि राजस्व नीति भी कवर कर चुके हैं और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है औपनिवेशिक शिक्षा नीति को। तो औपनिवेशिक शिक्षा नीति को जो है हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं, आज आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस है। देखिए, क्या होता है कि जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले होते हैं और ये बहुत मेन चीज है, क्या होता है कि हम केवल ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम ये भी समझे कि किस चीज को कैसे कवर करना है, कितना कवर करना है और हमें किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि यूपीएससी सही मायने में क्या है, एक डर का माहौल पैदा करती है। और ये जो इंस्टीट्यूट हैं, जो एक पूरा चीजें चली हुई है, पूरी इकोनॉमी चली हुई है, ये एक अजीब प्रकार का माहौल तैयार करती है और जिससे हमें ये लगता है कि हमें पता नहीं कितना पढ़ना है और हम बस लग जाते हैं। अलग अलग बुक है, अलग अलग नोट्स है और वहां पर जब हम जाते हैं, जिन्होंने भी मेंस लिखा है वो ये बात समझेंगे कि जब हमारे सामने एक पेपर होता है, 20 क्वेश्चन हमें लिखने होते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है कि भाई इस टॉपिक से केवल 150 वर्ड हमें लिखने हैं। क्या बोला गया है कि इस टॉपिक से 150 वर्ड लिखने हैं और हमें इतना पढ़ा होता है। अब वहां पर और उस चीज से मुश्किल पैदा होती है। क्या मुश्किल पैदा होती है कि भाई चीजों को समेटना केवल 150 वर्ड में है और हमने पूरी कहानियां पढ़ रखी हैं। अब कैसे समेटोगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, आप उसको उस सीमित चीजों के आधार पर क्यों नहीं पढ़ा आपने, फिर वहां पर ये चीजें जो है वो दिमाग में आती है। और जो आंसर राइटिंग की उस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं या एक पूरा टेस्ट लिखते हैं और वो भी टाइम के अंदर, उनको ये चीज पता है, वो ये चीज समझते हैं कि टॉपिक को बस वैसे ही कवर करो जो जितना इंपॉर्टेंट है और चीजें पूछी जा सकती हैं उस हिसाब से यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो दिमाग में लेते हुए। तो वही सब कुछ सोचते हुए हम टॉपिक टू टॉपिक जो है वो कवर करते जा रहे हैं। अब हमारे सामने एक टॉपिक है, ठीक है, अब या तो मैं पूरी कहानी इस चीज के बारे में बताऊं कि ये है वो है, और जब आपके सामने क्वेश्चन आए फिर आप आंसर नहीं कर पाए और वो पूरी चीजें जो है वो व्यर्थ हो जाए, या फिर हमारे सामने ये तरीका है कि हम अच्छे से कवर करें, उस तरीके से चीजों को कवर करें जो हमारी हेल्प कर सके और हमारा मेंस क्रैक कर सके, हम पढ़े ही वैसे जो हमारे काम आए। ठीक है, तो औपनिवेशिक शिक्षा नीति के ऊपर हमने 4 क्वेश्चंस को तैयार किया है। इन क्वेश्चंस को तैयार करने का आधार क्या है, वो है हमारा सिलेबस और मेन तरीके से हमारे पीवाईक्यू। उनको एनालाइज करते हुए हमने देखा है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। वो कुछ तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है जिनमें कुछ ये तरीके हैं। क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला क्या है, वो बेसिक है, यानी कि टॉपिक के अंदर जो चीज है ट्रेडिशनल आधार पर उस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले, बेसिक रूप से उस चीज को आधार बनाते हुए, बेसिक को आधार बनाते हुए वहां से क्वेश्चन पूछ ले, हमसे नॉलेज लेने का प्रयास करे। मगर वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो आप देखने वाले हैं। फिर कि वो जोड़े, वर्तमान से जोड़े, मेन आधार रखते हुए उस टाइम पीरियड का, और फिर वो जोड़ने का प्रयास करे कि आज वर्तमान से उसको जोड़िए। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी क्रिएट कर सकता है। दूसरा कि वर्तमान को ही आधार बना ले और कनेक्ट करने का प्रयास करे इस टाइम पीरियड को, यानी कि हमारा मेन हिस्सा का हो, वर्तमान का हो, और हमें करेक्ट करने का प्रयास करे वो उस टाइम पीरियड से जहां से वो क्वेश्चंस को करेक्ट कर रहा है। या जैसे कि हम बात कर रहे हैं औपनिवेशिक शिक्षा नीति के ऊपर। और जब हम कुछ हिस्से छोड़ देते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए शिक्षा नीति के बारे में बात करें, तो हम नॉर्मल पढ़ेंगे कि ये हुआ था, ये चीजें आई थी, ये चीजें आई थी, और वो पढ़ते चले जाए, मगर हम ये छोड़ देते हैं कि पर्टिकुलर एक हिस्से के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था।
मान लीजिए पूरी शिक्षा की नीति को आधार पर यह क्वेश्चन पूछ ले कि महिलाओं के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था, तो वो चीजें हम उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और वो इग्नोर हो जाता है। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें ये लगता है कि यूपीएससी पूछता कहां से है, ये कैसे क्वेश्चन क्रिएट करता है, क्योंकि हमारा पढ़ाई करने का तरीका ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमने क्रिएट करे हैं और फिर इनको समझते हैं और उनका आंसर देने का प्रयास करते हैं। वहां से हमें मेन चीजें मिलेंगी, मेन पॉइंट मिलेंगे जो आपके इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा नीति के उद्देश्य जो है वो भारतीयों के मध्य एक करलक वर्ग जो है वो तैयार करना है, न कि कोई भौतिक समाज। तो वो मेन हिस्सा कैसे वो क्वेश्चन तैयार कर रहा है, ये एक तो समझ में आ रहा है आपका कि भाई वो नॉर्मली सीधा डायरेक्टली चीजें नहीं पूछता है, वो घुमा फिरा के एक लाइन के आधार पर पूछेगा कि आप इसका क्या इस बात से सहमत है कि उसने क्या एक करलक वर्ग तैयार किया था, एक बौद्धिक समाज नहीं। आप इसके बारे में अपनी जो है वो राय दीजिए और स्पेशली उदाहरण सहित जो है अपना उत्तर लिखिएगा। तो यहां से क्या है, हम वो नॉलेज है कि भाई उसने जो जो चीजें की औपनिवेशिक जो भी उनकी नीतियां थी उन आधार पर हमने एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है। दूसरा क्या है कि औपनिवेशिक शिक्षा नीति के जो है वो दीर्घकालिक प्रभाव आज की भारतीय शिक्षा प्रणाली में किस रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि उस टाइम पे शिक्षा नीति थी उसके कुछ चीजें आज भी हमें दिखाई देती हैं, बस उस आधार पर हमें एक आंसर लिखना है। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ अलग टाइप से होता है, फिर हम इनका आंसर नहीं कर पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं कि इनका आंसर हमें कैसे दें, इसलिए हमें डर लगता है आंसर राइटिंग से। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई करने का तरीका ही अलग है ना, हम बस कहानियां पढ़ रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, और ये इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछता है। अभी देखिए शिक्षा नीति जो है उसके बारे में फुल चर्चाओं में है, यदि आप यूपीएससी पर फोकस करते होंगे न्यूज पर नहीं। ठीक है, यदि आप सही सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप फोकस करते होंगे क्या चीजें पूछी जा सकती है। अब एक शिक्षा नीति के बारे में जिक्र चलता है कि भाई एक शिक्षा नीति जो है वो जारी की गई है, औपनिवेशिक शिक्षा नीति की विरासत से मुक्ति का ये प्रयास है। ये अभी की जो शिक्षा नीति है उसके बारे में एक क्वेश्चन है, तो वर्तमान से संबंधित कैसे वहां पर कनेक्ट कर सकता है, ये भी क्वेश्चन हमने लिया है। तो यहाँ पर तैयारी का लेवल और टॉपिक को कवर करने का तरीका क्या है ये आपको समझ में आया। और अगला क्वेश्चन जो है वो महिलाओं से संबंधित है कि महिला शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़े थे। तो इस तरीके से हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बेसिक को भी, उसके वर्तमान से कनेक्ट करने को और वर्तमान को आधार बनाकर उस टाइम पे कनेक्ट करने पर और एक अलग टाइप से चीजों को, जैसे महिला संबंधित चीजें हो जाती है तो वो भी हम कवर करेंगे। तो 4 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन को समझते हैं, क्या उसके अंदर लिख सकते हैं वो देखते हैं, कैसे चीजों को लेके चलना चाहिए वो सब कुछ, आंसर राइटिंग की चीजें भी देखेंगे, क्वेश्चंस को भी समझेंगे और उस टॉपिक की मेन चीजों को भी निकालने का प्रयास करेंगे, एक प्रकार से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि ये टॉपिक अच्छे से हमारा क्लियर हो सके। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, बस इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वो एक्चुअल में हमसे चाहता क्या है। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो क्या है, ये हमसे बोल रहा है कि भाई भारतीयों के मध्य एक क्या कीवर्ड है कि वो करलक वर्ग पैदा करना है, एक नौकरशाही पैदा करना चाहता है। ठीक है, यहां से वो हमसे कीवर्ड निकालने बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वो चीजें हमसे जानने क्या चाहता है। उसके कीवर्ड्स निकालिए, उसकी सेंस निकालिए, उसका अनुपात निकालने का प्रयास करिए कि भाई वो हमसे, मान लीजिए एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 भाग है, 3-4 भाग में हम उसको बांट सकते हैं। अब उस क्वेश्चन क्या पूछने का तरीका क्या है, किस हिस्से को हमें कितनी इंपॉर्टेंट देनी है, कितना लिखना है, ये वो क्वेश्चन डिसाइड करता है। वही हमें समझना है कि मान लीजिए कुछ हिस्से हो रहे हैं क्वेश्चन के, तो हमें किस पर कितना फोकस करना है, किस अनुपात में उसका उस तरीके से आंसर देना है, और कीवर्ड्स क्या है, हमें किन चीजों पर फोकस करना है, आंसर को किस तरीके से लेकर चल रहा है। ठीक है, तो वो करलक वर्ग जो है वो तैयार करना उसका उद्देश्य था, ये हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, न कि एक बौद्धिक समाज जो है। तो ये 2 चीजें हैं कि भाई वो करलक वर्ग पैदा करना चाहता था, एक बौद्धिक समाज नहीं जो उनकी शिक्षा नीति थी, ये हमसे जो है वो बोला जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत है, वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इस बात से सहमत है, और यदि सहमत है तो बताइए कि भाई वो कैसे, किस तरीके से वो करलक पर, जिसकी नीतियां क्या आती है, जिसके करलक वर्ग पैदा कर रहा था, है ना, बौद्धिक समाज नहीं। और उदाहरण सहित जो है वो हमने रखना है। तो कुछ उस तरह की बातें हमने रखनी है ताकि ये चीजें साबित हो सके, कुछ एग्जाम्पल देते हुए। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। आपके समझ में आ गया कि भाई वो क्या हमसे जानना चाहता है, क्या कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, कैसे शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा नीति मूलतः शासन को सुचारू रूप से चलाने का एक ऐसा वर्ग तैयार करने पर केंद्रित थी जो कि अंग्रेजी की मानसिकता को जो है आत्मसात कर सके और उनकी प्रशासनिक जरूरतों को पूरा कर सके, यानी कि अपनी चीजों के लिए जो है ये कार्य किया गया था।
अब यहाँ पर हमने आपने नॉर्मली जब भी पढ़ा होगा औपनिवेशिक शिक्षा नीति को, तो कुछ हम यही चीजें पढ़ते हैं कि भाई वो उसने ये लागू की थी, ये चीजें करने का प्रयास किया था, जो है हमारे मैकाले भी याद आता है, तो वो सब चीजें दिमाग में घूमती है और उन्हीं बेसिक रूप से उन्हीं का यूज करते हुए हम कुछ उस टाइप से अपने आप को यहाँ पर जो फीड करते हैं ना, कहानियां फीड के जगह हम पॉइंट टू पॉइंट फीड करते हैं, इसलिए हम 150 वर्ड के अंदर चीजों को लिख पाएंगे, 200 वर्ड के अंदर, 250 वर्ड के अंदर। ठीक है, तो हमें उसी तरीके से चलना है। अब हमारे दिमाग में एक चीज आएगी, भाई हाँ ये चीजें थी, और कैसे उसको जो है वो 2 लाइन के अंदर उतार सकते हैं, ऐसे उतार सकते हैं। अब बात वो करते हैं जो उदाहरण सहित बात की गई है ना, कि भाई हाँ बौद्धिक समाज की नहीं, एक अलग बोध पैदा करने की बात की गई है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, एक व्यक्ति का नाम भी हम लेंगे, और वो बौद्धिक समाज पैदा नहीं करना चाहता था, वो एक अलग बोध पैदा करना चाहता था, उसका भी एक पाथ रखेंगे। तो हर क्वेश्चंस का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहां से देखने का प्रयास करते हैं कि भाई हम कैसे लिख सकते हैं। एक पैरे में भी वो चीज समझा सकते हैं, बुलेट पॉइंट में भी वो चीजें समझा सकते हैं, फ्लो चार्ट का भी यूज करना, डायग्राम का यूज करना, वो क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है कि क्या चीजें इसके अंदर हो सकती हैं और कैसे हमें उसका आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, दिमाग में पूर्वग्रह जो है ग्रसित होकर नहीं चलना है और इसको खोल के चलना है। यही यूपीएससी कार्य है कि आप कैसे जो है वो सामने चीजों को हैंडल करते हैं। आप समझ पाते हैं नहीं कि बस किसी ने कुछ बता दिया है बस उसी पर जो है वो चलना है। हम भेड़ नहीं है, इंसान है। वो इंसान समझता है कि क्या पूछा गया है और कैसे सही लगेगी उसकी चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई मैकाले की बात की गई जाती है बार बार आपने बहुत चर्चा सुनी होगी, आप पढ़ाई से संबंधित नहीं भी होंगे ना तो भी आपने सुना होगा मैकाले के बारे में। ठीक है, 1835 में जो है ऑन इंडिया एजुकेशन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उद्देश्य ऐसा वर्ग बनाना था जो कि रक्त तो किसका हो और रंग किसका हो। यहां से आप समझ सकते हैं कि वो हमसे क्या करना चाहता था। अंदर क्या चीजें हो, बाहर से दिखे इंडियन ही मगर अंदर से पूरा अंग्रेज हो, है ना। तो वो उसने करने का प्रयास किया, उसी तरीके से उसने उसको शिक्षा नीति जो है वो लागू की। तो ऐसी शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को वैचारिक रूप से अधीन करना था कि कैसे हम इस पर नियंत्रण लागू कर सकते हैं, कैसे हम इन पर नियंत्रण कर सकते हैं ताकि हमारे गुलाम बने रहे। ये कुछ ऐसा चीजें ना पढ़ ले ताकि आप गर्व महसूस कर सके, ऐसा ना हो। ये नफरत करने लगे अपने इतिहास से, ऐसा इतिहास गढ़ा गया, जो भी गौरवशाली चीजें थी उसको बाहर निकाला गया, जो भी गुलामी की चीजें थी वो इतिहास के अंदर उड़ गया और उसको हमने चेंज ही नहीं किया। हम इतने बड़े गधे हैं, है ना। हम फ्रीडम मिलने के बाद भी हमने कभी चेंज नहीं किया, हमारी सरकार ने कभी उसका प्रयास नहीं किया कि भाई इतिहास को जैसे चीजें की गई थी उसको हम चेंज कर दे, है ना। वो चीज करने का प्रयास किया गया। तो नैतिक संतता विचारशील समाज का निर्माण करना। तो हमने एक एजुकेशन के बारे में बात की, एक व्यक्ति के बारे में प्रॉपर बताया कि भाई इस टाइम पीरियड पे इसने ये चीज स्पष्ट की थी, इसने ऐसा बोला भी था। तो एक एग्जांपल सामने है कि भाई वो क्या करना चाहते थे, वो एग्जांपल हमने रखा। ठीक है, वो बौद्धिक समाज नहीं बनाना चाहते थे, वो कैसा समाज बनाना चाहते थे, वो जो है वो एक पैदा करना चाहते थे, भाई हमारे गुलाम बन के रहे, नौकर बन के रहे, वो ये कार्य करे। ऐसी शिक्षा नीति उसने लागू कर दी। तो वो हमने एक पैराग्राफ में समझाने का प्रयास किया है वर्डिंग के अंदर। अब बात करते हैं, वो कुछ चीजें सामने रहने का प्रयास करते हैं जिसमें एग्जाम्पल भी होंगे, उसमें बातें भी होंगी, अपनी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आप सहमत हैं कि नहीं है। तो वो यहां से हम अब सहमत करने का प्रयास करेंगे। हम बात किस किस चीज की कर सकते हैं, प्रशासनिक जरूरत है भाई, उनको प्रशासनिक जरूरत थी तो ऐसे लोग उनको चाहिए थे जो कि अंग्रेजी जानते हो, उनके कार्य में हेल्प कर सकें। तो ब्रिटिश शासन ने बड़ी संख्या में जो है निम्न श्रेणी के कर्मचारी चाहिए थे, क्योंकि वो जो लोग बाहर से लेके आते थे, ब्रिटिश से आते थे, वो पैसा अधिक मांगते थे, चीजें अधिक पड़ती थी। तो यहाँ पर लोगों को शिक्षित करके यही कि कम चीजों में काम चल जाएगा, नौकर के नौकर मिलेंगे। तो भाई करलक चाहिए, यहाँ के मिल जाएंगे, अनुवादक जो है वो, शिक्षक जो है वो कार्य हमें हो जाएगा, है ना। शिक्षा का स्वरूप अंग्रेजी साहित्य में आज भी वो हो रहा है, नैतिकता, लॉजिक पर आधारित था, लेकिन वैज्ञानिक जो सोच हो सकती है, भारतीय परंपराओं की उपेक्षा की गई। पॉइंट टू पॉइंट में हम समझाएंगे कि अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे, जो कि भाई उन्हें शिक्षा का स्वरूप कहा था वो अंग्रेजी में था, भाई अंग्रेजी में पढ़ो। क्या चीजों की उपेक्षा की गई वो भी हमने लिखा कि भाई भारतीय चीजों की जो है उपेक्षा की गई, जो परंपराओं की, भाषाओं की, सबकी उपेक्षा की गई। और वही हम चीजें जो है वो रख रहे हैं कि भाई भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई, अंग्रेजी भाषा में चीजों को लाया गया, है ना, स्थानीय भाषा को इग्नोर किया गया। हम जानते ही हैं क्या अपनी भाषा, और हमें कठिनाई होती है उस ओर जाने में। और ये दीवार पर आज और गहरी हो गई है, और बड़ी हो गई है। ठीक है, परंपरागत संस्थानों का जो है वो विनाश, जैसे गुरुकुल थे हमारे, मदरसे हैं, है ना। तो उन जो संस्थान थे उनको नष्ट किया गया कि भाई ये कुछ नहीं है, ये तो बेकार है, ये तो घटिया है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, हम तुम्हें अंग्रेजी भाषा सिखाएंगे, उसमें ज्ञान लेना। ठीक है, तो ऐसा
कि अपनी बातें हम रख रहे हैं भाई, उनकी उपेक्षा की गई है, भाषा की उपेक्षा की गई है, और जो स्वरूप था वो अंग्रेजी था, है ना, प्रशासनिक जरूरत उनको थी, वो सब कुछ हमने पॉइंट रखते हुए चीजों को समझाने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं कि भाई इसका परिणाम क्या हुआ। एक शिक्षित मध्य वर्ग विकसित हुआ, इसने राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक नींव रखी, जिसकी हम बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात, उदाहरण सहित समझाइएगा, है ना। तो दयानंद है, विवेकानंद है, तिलक है, ऐसे लोग जो है वो हमें देखने को मिले जिन्होंने आगे चल के ये चीजें रखी, भाई ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम समझ पाए उन चीजों को, ठीक है। उनका उद्देश्य कुछ और था, मगर कुछ चीजें गलत करते करते सही भी हो जाती है ना। औपनिवेशिक शिक्षा के विरोध में जो है वो गांधी, टैगोर, है ना, इन विचारों ने वैकल्पिक शिक्षा दृष्टिकोण वो भी प्रस्तुत किए। तो उसके परिणाम क्या हुए, एक अच्छा आंसर में आपने अपना बात रखी, वो क्या क्या चीजें हुई वो भी रखी, उसके परिणाम के बारे में बात की, भाई ऐसा नहीं है, कुछ चीजें ऐसे भी हुई है ना, हमें ये भी देखने को मिला। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, ठीक है। ब्रिटिश शिक्षा नीति का जो मूल उद्देश्य है वो कलंक का निर्माण करना था, है ना, न कि एक बौद्धिक समाज जो सोच सके समझ सके, ऐसा कुछ नहीं। तो औपनिवेशिक सत्ता के लिए जो है उपयुक्त शिक्षा मॉडल था, न कि राष्ट्र के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था वो हम समझ पाए, कैसे वो कीवर्ड्स उसके अंदर थे, वो हमसे क्या जानना चाहता था, वो एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, चीजों कैसे लेके चलना चाहिए वो हम देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपने पहले देख ही लिया था, बस उसको समझते हैं, ठीक है। औपनिवेशिक शिक्षा नीति के जो है वो दीर्घकालिक प्रभाव आज की भारतीय शिक्षा प्रणाली में किस रूप में दिखाई देते हैं। जब हम एक टॉपिक को कवर करते हैं ना, कि भाई एक टॉपिक को उठाया, उस पे मल्टीपल क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो वहां पे एक तो ये चीज हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, लेवल अच्छा हो जाता है कि भाई हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम अपने माइंड को वैसे ही चीजों को बनाते हैं, अपनी माइंड को उस तरीके से तैयार करते हैं कि इस टॉपिक के लिए आप ऐसे तैयार हो जाओ, तो वो तैयार होता है। दूसरा चीज क्या होती है कि जब हम पढ़ते हैं ना उस तरीके से, तो वो चीजें तैयार होने लगती है, और हम उसी तरीके से तैयार होते हैं जब हम मेंस में बैठे हैं और वो क्वेश्चन सामने आए, तो झट से हमें दिमाग में चीजें आए कि भाई कैसे लिखेंगे, कहानी है, ये है, वो दिमाग में नहीं आता है। तो हम अपनी चीजों को कुछ इस तरीके से जो है वो तैयार करेंगे। अब वो हमसे क्या जानना चाहता है, वो हमसे ये जानना चाहता है कि भाई शिक्षा प्रणाली में किस रूप से वो दिखाई देते हैं, वो हम पढ़ेंगे, और पूरे टॉपिक को साथ में पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको सिमिलर नजर आने स्टार्ट हो जाएंगी। ये लगेगा कि भाई ऐसे पढ़ूंगा तो चीजें जो है हमें सिमिलर न जाएंगे और आसान हो जाएगा टॉपिक को कवर करना। तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, जो हमसे पूछ रहा है भाई जो चीजें शिक्षा नीति वहां पर थी उन्होंने दिखकर प्रभाव छोड़े हैं और वो आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली में दिखाई देते हैं, तो वो कैसे दिखाई देते हैं और ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं हम शुरुआत करते हुए कि भारत में शिक्षा व्यवस्था की जो नींव थी वो औपनिवेशिक काल में रखी गई थी, जिसका उद्देश्य जो है भारतीय ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र के लिए जो है वो प्रशिक्षित करना था, न कि स्वतंत्र सोच वाले नागरिक बनाना। वही चीज हमने क्वेश्चंस के हिसाब से वर्डिंग को चेंज करके रखा गया है, मगर मेन चीजें वही हैं कि भाई वो गुलाम ही बनाना चाहते थे, वो नियंत्रित हमें करना चाहते थे, बस उसको हम क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग वर्डों में चेंजेस कर रहे हैं। यह प्रणाली जो है आजादी के लिए बाद भी जो है कई स्तरों पर भारतीय शिक्षा में जीवित है। वो चीज हमें आज भी दिखाई देती है, वही नियंत्रित सिस्टम आज भी है। वो कैसे है अब उसके बारे में बात करते हैं। भाई मेन चीज तो वही पूछी है ना जो दीर्घकालिक प्रभाव है और वो हमें दिखाई देता है। आज बात करते हैं कैसे दिखाई देता है। तो वो दीर्घकालिक प्रभाव क्या है, वो हम किन किन चीजों पर बात कर सकते हैं, टॉपिक। और एक मैं बात और क्लियर कर देता हूं, एक क्वेश्चन हो रहा था कि क्या सर हमें हेडिंग लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। देखिए हेडिंग लिखना जरूरी नहीं है, मैं हेडिंगों का इस्तेमाल इसलिए करता हूं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ सके कि हम पर्टिकुलर किन किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको समझाना भी है, केवल एक आंसर देना नहीं, ठीक है। तो इसलिए जब मैं बात करता हूं आप लोगों से हेडिंग टू हेडिंग, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आता है कि अच्छा हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कुछ इस चीज के बारे में समझने वाले हैं, इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये पॉइंट के बारे में हम जो है वो जिक्र इस क्वेश्चन का आंसर में कर सकते हैं, ये कुछ आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो ये उद्देश्य रहता है। आप वहां पर बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं और हेडिंग के भी, प्रयास तो बिना हेडिंग के ज्यादा थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर टाइम नहीं होता है। आप टाइम के अंदर आंसर लिखने का प्रयास करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए अंग्रेजी की प्रधानता और भाषी असमानता। अब यहां पर हमने देखा है कि भाई क्या चीज छुपी जा रही थी कि भाई शिक्षा नीति होगी अंग्रेजी में होगी, तो उसकी प्रधानता और वो आज भी देखने को मिलती है, और भाषा असमानता आज भी देखने को मिलती है। कैसे लिखेंगे, ब्रिटिश शासन में जो है अंग्रेजी की सत्ता और ज्ञान की भाषा बना दिया गया। क्या अंग्रेजी, क्या बनाया गया अंग्रेजी,
है ना। तो आज भी अंग्रेजी माध्यम को जो है श्रेष्ठ और जो है मातृभाषा को द्वितीय माना जाता है, आज भी होता है, जिसमें समाज में जो है शैक्षणिक विषमता बनी रही। आज कोई आपके सामने इंग्लिश बोल दे ना फटाफट की, बस आप लगता है कि भाई क्या ज्ञानी आदमी है यार, जब बाकी उसको कुछ नहीं पता हो, है ना, घंटा नहीं आता हो उसको, बस आप ये सामने बोल दे कि भाई यार क्या बोल रहा है अंग्रेजी, भाई तो ज्ञानवान आदमी होगा, क्या होंगे इसके सामने जो है वो कुटिल्य और कुछ नहीं होंगे, यही है जो है वो, क्योंकि इंग्लिश बोलता है। आज भी वो चीज सामने हमारे आती है, बड़ी मात्रा में आती, ठीक है। तो वो चीज उस टाइम पीरियड पे जो चीज बीज बोए गए थे वो हमें अच्छे से देखने को आज मिलते हैं। रचनात्मक कमी के बारे में बात करूं, औपनिवेशिक पाठ्यक्रम को जो है तथ्यों पर कि भाई ये रट्टा मारो, कुछ पूछना नहीं है कि कोई चीज क्यों है, नहीं, आज्ञाकारी बने रहो, जो वो चाहते थे गुलाम वो आज भी है। आज भी जो है परीक्षा प्रणाली जो है नवाचार की बजाय जो है रट्टन शैली में बनी हुई है कि भाई रट्टा मारो, एग्जाम पास करो और आगे बढ़ो, ठीक है नहीं। तो नौकरी केंद्रित मानसिकता है क्या है आज, क्यों आप पढ़ना चाहते हो, कोई एग्जाम क्यों के लिए करना चाहते हो, आप पढ़ते, शुरुआत कहां से होती है, क्या बोला जाता है कि भाई जैसे आप पहली क्लास में आते हो, भाई पढ़ना है अच्छे से तभी तो नौकरी लगेगी, बस हमारा उद्देश्य यही है। और वही चीज हमें दिखाई देती है भाई पूरा सिस्टम ही इस चीज पर जो है बनाया गया है कि नौकरी कैसे बनाया जा सकता है, आपको नौकर कैसे बनाया जा सकता है। तो वो चीज हमें देखने को मिलती है और वही चीज उस टाइम पीरियड बीज बोया गया था और वही आज भी हमें देखने को मिलता है। स्वदेशी ज्ञान की उपेक्षा की गई, भाई कहां पर है आयुर्वेद, गणित है, दर्शन है, कहीं पर नहीं है। जिन चीजों को बारे में बताना चाहिए, बात करनी चाहिए, वो गायब है, और होंगे भी तो बहुत सूक्ष्म रूप में जो है आपके पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी कुछ चीजें रहती नहीं है, कोई मतलब नहीं रहता है, तो वो गायब है। तो वो चीज हमने देखा कि भाई हाँ, वो जो चीज चाहते थे उस टाइम पीरियड पे वो हमें देखने को मिलती है। अभिजात वर्ग बनाम जो है एक ऐसा वर्ग पैदा किया गया भाई जो मेन शिक्षा है। अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं ना कि मोटा मोटा जो लोग बाग पैसा देते हैं, भाई IIT कौन कर सकते हैं, बड़े बड़े जो है डॉक्टर कौन बन सकते हैं, डॉक्टर बनना है या फिर जो है IIT में जाना है, कोई आम लोग, और UPSC की तैयारी करनी है, कितना मुश्किल हो जाता है हमें ये चीज करना कि भाई UPSC लाखों फीस नहीं दे सकते हैं। आसान थोड़ी होता है कोई भी चीज, बड़े बड़ी जब आप पोस्ट के बारे में बात करते हैं UPSC तो फिर भी हाँ चीजें हो सकती हैं, सेल्फ स्टडी से बहुत लोग चीजों पर काम कर रहे हैं, मगर ऐसी ऐसी चीजें हैं, बन के देखिए पायलट, है ना, तो उतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी शिक्षा व्यवस्था है और ये चीज भी गैप हमें देखने को मिलता है कि एक सरकारी में स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा और एक जो है 2-3 लाख रुपए जो फीस वहां पर भरी जा रही है, कितना अंतर देखने को मिलता है। तो ऐसे वर्ग पैदा किए जा रहे हैं चीजों भी, हाँ या आप शिक्षित किए जाओगे, आप शिक्षा से जो है वही ना होगे, आप बहुत कम शिक्षा तक पहुंच पाओगे। वही कार्य उन्होंने भी किया था, एक पर्टिकुलर टारगेट किया था कि भाई हाँ इनको शिक्षित करेंगे, नौकर बनाएंगे, हमारा किसी से कोई मतलब है नहीं, शिक्षित करना मतलब थोड़ा ही था उनका पूरे समाज को। तो वो चीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की कि भाई औपनिवेशिक शिक्षा नीति जो है वो दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय शिक्षा प्रणाली की आत्मा में गहराई तक जो है वो समाया हुआ है। हालांकि जो शिक्षा नीति आज लगी भाई सकारात्मक पहल हमें देखने को मिलती है कि हाँ सरकार ने कुछ पहल जारी की है, इतने टाइम पीरियड के बाद ये हुआ है, बस ये हमारा दुर्भाग्य है। शिक्षा के ऊपर बहुत कार्य करना चाहिए। हम जिसको दुश्मन मानते हैं चाइना को, हमें सीखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। AI का यूज आजकल होने लगा है, AI का यूज कहां पर हम देखते हैं कि AI के अंदर जाते हैं कि भाई आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा। कंप्यूटर पहली बात तो उस क्लास के अंदर जहां कंप्यूटर रखे गए हैं कभी जाते नहीं है, जाएंगे तो क्या होता है कि वहां पर एक गेम खिला देंगे या फिर बोले देखो यहां पर तुम नाम लिख के दिखाओ अपना, तो हम नाम लिखते हैं, अच्छा A B, है ना, ऐसे नाम लिख के सर हमने कंप्यूटर पे लिख दिया, कंप्यूटर समझ गए। ये तो हमारी कंप्यूटर क्लासेस होती हैं। जाओ आप नॉर्मल स्कूल के अंदर, आपको देखने को मिलेंगी ये चीजें। ऐसा कहाँ है चीजें, आजकल AI हो गई है, कहां समझ में आती है AI हमें। और बड़ी बड़ी क्लास की मैं बात कर रहा हूं, उनको कुछ नहीं पता AI के बारे में। और आप जाके देखो चाइना में तो किसी को बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देना वो भी गलत बात है। हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए हर चीज से कि भाई वो कैसे शिक्षा में जो है वो बदलाव कर रहे हैं। और हमें बहुत जरूरत है आज की शिक्षा में बदलाव करने की, क्योंकि हम जिस शिक्षा प्रणाली का यूज कर रहे हैं वो घटिया है, एक नंबर की घटिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति औपनिवेशिक शिक्षा नीति की विरासत से जो है वो मुक्ति का प्रयास है? इसकी आलोचनात्मक विश्लेषण हमें करना है, ठीक है। जिस शिक्षा नीति के बारे में आज चर्चा हो रही है उसके बारे में बात की गई है और यह बताया गया है कि भाई जो औपनिवेशिक शिक्षा नीति थी उसकी जो विरासत थी उससे मुक्ति का ये प्रयास है, यानी कि एक कदम उठाया गया है कि भाई हाँ वो जो चीजें उन्होंने लागू की थी उनको कम किया जाए, हटाया जाए या फिर उनको दूर किया जाए अपनी शिक्षा नीति से।
उनके जो अणु बसे हुए हैं या पूरी शिक्षा जमा के बैठी हैं चीजें, उस चीजों को चेंज किया जाए, इसका एक प्रयास है, इसके बारे में बात की गई है। तो उसका आंसर देने के अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाता है, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आज के सिस्टम को जोड़ के कनेक्ट करके चीजों को पूछता है। कभी कभार उस टॉपिक को कनेक्ट कर लेता है, कभी कभार जो है क्या करता है, अलग टॉपिक को एक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट कर देता है, कभी कभार सब्जेक्ट को कनेक्ट कर देता है अलग अलग, फिर जीएस को कनेक्ट कर देता है। तो वो चीज हमें समझते हैं और ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, एक रट्टा मार के बुक का वो एग्जाम पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई आज शिक्षा नीति जो लागू की गई है, ये बोला जा रहा है कि उपनिवेश शिक्षा नीति को जो है विरासत से मुक्ति का एक प्रयास है। और हमें क्या करना है, कीवर्ड क्या है कि आलोचनात्मक विश्लेषण करने हैं। हमें ये समझ में आ गया है कि वो हमसे क्या जानना चाहता है। भाई ये मुक्ति का प्रयास है, चीजें हैं, तो आप क्या कैसे बताओगे कि हाँ ये चीजें हुई हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो चीजें हमें देखने को मिलती है, भाई यहाँ मुक्ति का एक प्रयास है, एक कदम उठाया गया है। मगर उसने क्या बोल दिया, थोड़ा सा यहाँ पर चीजें चेंज हो जाती हैं कि आलोचनात्मक विश्लेषण करना, यानी कि जो चीजें इसके अंदर आप बात कर रहे हो, विश्लेषण का मतलब आप फुल बोल के दिखाओगे, आलोचनात्मक आप दोनों पॉइंट के बारे में बात करोगे, ये भी कि क्या सकारात्मक चीजें हैं और ये भी आपकी कि बस की क्या सीमाएं हैं, क्या चीजें आप, है ना, वो क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है। आलोचनात्मक का मतलब ये भी दिमाग में मत रख लेना कि भाई बस इसके बारे में क्या चीज गलत है वही भरनी है, नहीं, वो क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या चाहता है, वो क्वेश्चन किस तरीके का है। हो सकता है जो उसकी आलोचना हमें करनी है, कुछ नकारात्मक पॉइंट हमें बताने हैं, वो बहुत कम हो। आलोचना का मतलब अलग अलग रूप से क्रिटिकल उसको समझना है, उसको देखना है उसके पक्ष विपक्ष क्या है ना, सत्य असत्य क्या है ना, सकारात्मक नकारात्मक क्या है, उसके कुछ सकारात्मक पॉइंट है तो कुछ सीमाएं हैं क्या, उसके बारे में बात करनी है। ऐसे चीजों को डिवाइड करते हैं, हमें समझने की बात होती है कीवर्ड्स के अंदर हमें एक्चुअल में करना क्या होता है, तो हम उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव जो है औपनिवेशिक काल में रखी गई थी, जहां शिक्षा का उद्देश्य जो है भारतीयों को आज्ञाकारी कलग बनाना था। ये वही है, क्योंकि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा अलग है भाई, अच्छा आसान हो जाएगा, क्योंकि यार जब टॉपिक को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आसान लगना है, वही सेम वर्ड्स के यूज किया जा रहा है, वो सेम चीजों का यूज किया जा रहा है, तो कितना आसान हो जाता है टॉपिक। ऐसे आपको समझ में अलग अलग क्वेश्चन का चीजें को थोड़ा सा सिमिलर, कैसे पृष्ठभूमि को चेंज किया जाता है, कैसे चीजें को बार बार उन्हीं जो है नॉलेज को यूज करके अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो यहां से हम अलग अलग चीजों को समझेंगे। आजादी के बाद भी जो है उस ढांचे के कई तत्व बने हुए हैं, मगर जो आज नीति जारी की है वो औपनिवेशिक विरासत में मुक्ति के प्रयास के रूप में प्रस्तुत की गई है। वो पहला कदम है, सकारात्मक कदम है, उसके बारे में अलग अलग रूप से हम लिख सकते हैं, अलग अलग तरीका हमारा लिखने का तरीका हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, हमें बात की गई है औपनिवेशिक विरासत की, क्योंकि हिस्सा क्या है, ये है ना, औपनिवेशिक शिक्षा की नीति के बारे में बात की गई है कि भाई इसकी विरासत के बारे में बात की गई है। तो वो क्या विरासत थी, उसको अब शिक्षा नीति का बहुत सारी चीजें हैं, हमने कितने अलग अलग क्वेश्चन उसके ऊपर लिखे हैं, उसका आंसर देने का प्रयास किया है, मगर इसको हम शॉर्ट में समझाएंगे। यही तो होता है कि हम पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। हम बात देखो पूरी उनकी विशेषताओं की, औपनिवेशिक विरासत की शिक्षा नीति है उसकी विशेषताओं के बारे में कैसे बात करेंगे कि भाई भारतीय ज्ञान परंपरा की उपेक्षा करी गई थी, ये क्या है, उसकी विशेषताएं हैं। रटने के आधारित जो है शिक्षा प्रणाली थी, भाषा को जो है संतुलन था और अंग्रेजी की प्रधानता थी। ऐसे हम अपने पॉइंट लिखेंगे और कुछ इस तरीके से हम फ्लो चार्ट का यूज करते हुए एक अच्छा दिखा सकते हैं भाई हमारा आंसर कितना अच्छा है ना। शिक्षा में नवाचार की कमी है, हमारा उद्देश्य क्या है, पढ़ाई करने का, नौकरी पर केंद्रित है, नौकरी पाना है। तो ये उनके क्या थी, विशेषताएं थी उस टाइम पीरियड की। अब बात करते हैं कि इसको ही तोड़ने के लिए जो है शिक्षा का प्रयास किया गया है, भाई एक शिक्षा प्रणाली लागू की गई है कि इसको, ये पहला कदम हमारा है, सकारात्मक कदम है और उठा रहे हैं। अब उसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या जो है वो सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। जो हम बात किए ना कीवर्ड की भी, आलोचनात्मक सिस्टम की बात की गई है, तो वो यहाँ पर हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सकारात्मक प्रयास देखेंगे कि क्या किए गए हैं और फिर देखेंगे उसकी सीमाएं क्या है। और ऐसे ही हमें कीवर्ड्स को ढूंढते हुए भी एक्चुअल में हमसे वो जानना क्या चाहता है। यदि वो हमसे सिंपल जानना चाहता तो इसका आंसर कुछ अलग हो सकता था। ये हमें समझना होगा कि कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो हमसे केवल विश्लेषण के बारे में जानना चाहता तो हम उसके बारे में पॉइंट देते हैं, भाई हाँ ये सकारात्मक सिस्टम है। वो आलोचनात्मक बारे में बात कर रहा है तो हम उसकी सीमाओं के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है क्वेश्चन ही कि आप उसका आंसर कैसे लिखोगे, और यहीं से हम चीजों को समझने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, तो सुधारात्मक प्रयास के बारे में बात करूं तो मैं क्या बात कर सकता हूं, भाई मातृभाषा में शिक्षा जो है वो 5th क्लास तक भाषा उपनिवेशीकरण से मुक्ति की पहल है कि भाई आप अपनी भाषा में पढ़ोगे 5th क्लास तक। तो ये एक पॉइंट है ना। 21वीं सदी की जो है कौशल शिक्षा, वैचारिक लचीलापन, जो रटने की प्रणाली थी उसकी जगह पर हम क्या करें, आलोचनात्मक सोच। आप बात कर सकते हो ये शिक्षा प्रणाली की बात करते हो, भाई हाँ हम कोई क्वेश्चन कर दें, चीजें पूछ ले कि ये चीज है ही क्यों,
ये नहीं हम कर सकते, बस है तो है, बस रट्टा मारना है, समझ में आई नहीं आई तो पूछ लो, बस रटना यही है। तो वो चीजें थी, तो संरचनात्मकता को बढ़ावा दिया गया है, वो पॉइंट हम रख रहे हैं भाई, सुधार प्रयास कैसे किए गए हैं। भारतीय ज्ञान परंपराओं के उनका भी है जो है हिस्सा लिया गया है भाई, जो संस्कृति है हमारे उस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जो गायब ही हो गए थे, है ना। उस शिक्षा में जो है, जो 4 डिग्री जो है प्रोग्राम था, उसको हम ब्रिटिश मॉडल से हटाकर कहां पर कर रहे हैं, समग्र शिक्षा का लक्ष्य रख रहे हैं। शिक्षा में जो है समानता और समावेशिता की ओर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ सकारात्मक चीजें हमने करने का प्रयास किया है। अब वो ये निर्भर करेगा कि भाई कितना हम उसको उतार पाते हैं जमीन पर। कागजों में तो आ गई है, जमीन पर कितना उतरता है वो देखते हैं। अब उसकी सीमाएं क्या है, क्या प्रॉब्लम हमारे भाई मातृभाषा में शिक्षा का जो है व्यवहारिक कार्यान्वयन कठिन है, स्पेशली बात करूं तो उस शिक्षा वर्ग में, ठीक है, उस शिक्षा वर्ग में जो है ये चीजें करना कठिन है, ठीक है। शहरी ग्रामीण डिजिटल विभाजन है भाई, शहर में जितना डिजिटल रूप से आप चीजों को, आपको नॉलेज है, आपसे जुड़े हुए हो, उतना ग्रामीण सिस्टम में नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो बांटना, वो असमानता को दूर करना उतना आसान नहीं होगा। शिक्षा जो है उस तरीके से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो जिस तरह से डेवलप हुआ है, अब इस चीज को अपनाना, शिक्षा को जो है, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे टीचर हैं, उनको उस तरह की चीजों को प्रशिक्षित करना उतना आसान नहीं है, तो वो कार्य हमें जो है वो करना पड़ेगा। निष्कर्ष की बात करूं तो औपनिवेशिक शिक्षा ढांचे से बाहर निकलने की दिशा में एक सकारात्मक आवश्यक पहल है। हालांकि इसकी जो सफलता है वो नीति निर्माण से अधिक प्रभावी के निर्माण पर निर्भर करती है। जो मैं आपसे बात कर रहा था भाई, धरती पर किस तरीके से आएगी, कागजों में तो आ गई है ना। इस नीति जो है अच्छे अर्थों में औपनिवेशिक विरासत मुक्ति की दिशा में जो है पाएगी, जब यह भारतीय नवाचार और समानता को जो है शिक्षा की आत्मा बना दे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है। ये कुछ डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस होते हैं कि भाई हम ये समझ पाते हैं कि हम पढ़ रहे होते हैं, इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ से छोटी चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं किया, और वो पीएससी वहां से पूछ लेता है, तो हमें ये लगता है कि यार अब इसका आंसर कैसे करें। औपनिवेशिक शिक्षा नीति की भारतीय महिलाओं की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, वो पर्टिकुलर एक चीज उठा के लाया, उस पर पूरा क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया, कैसे आंसर हो सकता है। औपनिवेशिक भारत में जो है महिलाओं की शिक्षा एक जो है सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी, लेकिन यह यात्रा जो है वो सीमित, चुनिंदा और नियंत्रित स्वरूप में थी। ब्रिटिश नीतियों की जो है प्राथमिकता प्रशासनिक हितों की पूर्ति थी, न कि जो है सामाजिक समानता। ऐसे में महिलाओं की शिक्षा का विकास जो है परस्पर विरोधाभासी प्रक्रिया बनकर रह गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चों को उनको करने का प्रयास, कुछ उनका उद्देश्य था जो वो कुछ अन्य था। हाँ, कुछ बेनिफिट देखने को मिले हैं, कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, कुछ सकारात्मक जो है वो एक खिड़की महिलाओं के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर खुली, ठीक है। जो चीजें बंद हो गई थी कुछ कारणों से, वो यहाँ पर हमें जो है वो शुरुआत फिर से खुलने का देखते हैं कि भाई यहाँ कुछ चीजें निर्णय लिए गए। वो उनका उद्देश्य कुछ और था, मगर उन्होंने उतना फोकस भी नहीं किया। मगर हाँ, ये बोल सकते हैं कि हाँ, चीजें शुरुआत हो गई थी, उनको उद्देश्य जो चीजें कुछ और थी, और यहीं पर हम देखने को जो मिलते हैं वो महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़े, जो क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर हम चीजों को दो हिसाब से देखते हैं, प्रारंभिक पहले जो सकारात्मक परिवर्तन हुए और नकारात्मक सिस्टम भी देखते हैं। पर प्रभाव पड़ा है तो वो दो तरीके से हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक, तो वो देखने का बात करते हैं। विद्यासागर, रमाबाई फुले जो है आदि जो उन्होंने प्रयास किए, जिन्होंने ब्रिटिश नीतियों का सहारा लिया कि भाई हाँ कुछ नीतियां ऐसी जारी की गई हैं जो महिलाओं के पक्ष में है, तो उन्होंने विद्यालय खोले, ठीक है। हम बात करेंगे पर्टिकुलर नाम के बारे में बात करेंगे। आपने बात करो भाई हाँ कुछ विद्यालय खुले, मगर आप नाम लीजिए कि उन्होंने प्रयास किए, तो वो अच्छा आंसर माना जाता है। तथ्यों को कुछ ऐड करोगे तो प्रमाणिक माना जाता है, ठीक है। 1854 का जो है वुड डिस्पैच की जो नीति थी, वो पहली बार महिलाओं को शिक्षा को जो है औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। ईसाई मशीनों के बारे में बात करो तो भाई यहाँ विशेष रूप से मद्रास, बंगाल हम यूज कर रहे हैं, प्रॉपर उस एरिया की, उस स्थान का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर कन्या पाठशाला स्थापित की गई। और आपको ऐसा करना है, आप जरूरी नहीं है कि भाई आप भूल गए हैं मद्रास बोल के चलो बंगाल का यूज कर दो, बंगाल बोल के मद्रास का यूज कर दो, मगर हाँ यूज करो। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें यूज कर रहे हैं भैया, सब कुछ करना ही नहीं, ऐसा नहीं होता यार। जो चीज समझ पा रहे हो, जो चीज याद है, लिख दो। और ये चीज आप तब समझ पाओगे जब आप पूरे टेस्ट दोगे या फिर मेंस में बैठोगे, तो आपको सामने क्वेश्चन होगा, तो आपको पता चलेगा कि यार टाइमिंग की कितनी कमी होती है, और जब हम पूरी कहानियां पढ़ रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं, वो काम नहीं आएंगे। और हमें दूसरी बात, जब हम मेंस यदि बाहर हो गए, भगवान ऐसा ना करे, तो हमें समझ में आएगा कि यार हम पागल है। और कोई हमें पढ़ाएगा ना, पूरे तथ्य पढ़ाएगा, कहानियां पढ़ाएगा, तो हमें गुस्सा आएगा उस पर। वहां 150 वर्ड में लिखना होता है टॉपिक पर, पूरे कहानियां की पढ़ा रहा है ना, तो वो गुस्सा आता है कि यार क्या हो रहा है, हम करना कुछ और है, जाए कहीं और रहे हैं। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, महिलाओं के लिए जो है शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा संभव हुई है, विशेषकर उच्च वर्गों की बात करो भाई, उच्च वर्ग तक चीजें पहुंच पाए, क्योंकि उन लोगों को थोड़ी छूट मिले। जो ग्रामीण है, जो मुस्लिम है, निम्न जाति है, वहां तक तो चीजें पहुंची नहीं, और वही उसकी सीमाएं हैं,
कि भाई ग्रामीण, निम्न जाति या मुस्लिम लड़कियों महिलाओं तक शिक्षा पहुंची नहीं है, जिसका उद्देश्य जो है महिलाओं की अच्छी गृहिणी बनाना था, न कि उनको आत्मनिर्भर बनाना। वो उनका उद्देश्य नहीं था, है ना। तो वो उस तरीके की जो है पढ़ाई भी उसी तरीके की शुरुआत हुई, मगर चलो वहां से एक शुरुआत हुई है, उसको हम बता रहे हैं कि भाई यहाँ सीमाओं में चीजें बांधी गई हैं, वो हमें बताना है। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि ने जो है महिलाओं की शिक्षा का वो अवरुद्ध किया, है ना। महिला शिक्षा को जो है समाज सुधार में भरोसे छोड़ दिया गया और सरकार ने जो है कोई ठोस प्रयास नहीं किया। उनका उद्देश्य वो था ही नहीं, क्योंकि भाई बंधन भी था एक, जो है कि भाई यदि आप इस चीज से बाहर जाओगे, पढ़ाई करने जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो उस चीज का भी डर उन लोगों को था। तो हम अलग अलग तरीके के पॉइंट का यूज कर सकते हैं, भाई सामाजिक बंधन भी था, है ना। वो उन्होंने भी चीजों को अवरुद्ध डाला, मगर एक लिमिट होती है ना, वर्डिंग की लिमिट रखनी चाहिए। वो दिमाग में हमें वही डालना चाहिए जिनका हम यूज कर सकते हैं। भाई उतने वर्ड डालो, बहुत कुछ पढ़ना होता है, उतने वर्ड डालो जितने हम समझ सकते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर हम कर पाए। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। औपनिवेशिक शिक्षा नीति जो है महिलाओं की शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा नहीं दिया, परंतु ने सामाजिक सुधार को जो है मिशनरियों के प्रयासों के सीमित वर्ग में शिक्षा की शुरुआत हुई और बीजारोपण स्वतंत्रता आंदोलन में महिला भागीदारी और स्वतंत्र भारत में महिला सशक्तिकरण की नींव बनाया। तो ठीक है, तो यहां से हम 4 क्वेश्चंस देखे, कैसे हमें उनका बेसिक रूप से भी कवर किया, वर्तमान से कनेक्ट करते हुए वर्तमान को आधार बनाकर वो भी कनेक्ट किया, कुछ अलग रूप से महिलाओं के बारे में समझ पूछ लेता है उसको भी, पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया। तो ये आपका एक टॉपिक कवर हो गया, और ऐसे में पूरे मेन सिलेबस सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी वाकई जरूरत है। वहां तक चीजें पहुंचेंगी तो उनको हेल्प मिलेगी। और आप कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो के नीचे प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसे ये चीजें आपको हेल्प कर रही हैं। प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा, आपका फीडबैक मिलेगा, चीजें करेंगे भाई हाँ आपको कैसे हेल्प कर रही है, क्या आपको चीजों को जरूरत है, तो वो चीजें समझ में आएंगी। तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।